हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12। दिस इज लेक्चर 2। टुडे वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। एज द नेम itself says, इट इज सम फील्ड। फील्ड मीन्स व्हाट? फील्ड होता है बच्चों रीजन, यानी रीजन मीन्स कोई भी क्षेत्र, रीजन, स्पेस। सो इट इज कंसर्न्ड विथ वॉल्यूम, नॉट विथ एरिया, राइट? रीजन मतलब एरिया नहीं, वॉल्यूम। लाइक रीजन ऑफ दिस रूम, जहां मैं पढ़ा रहा हूं या जहां बैठ के आप देख रहे हैं। तो बच्चों, फील्ड जैसे हम कहते हैं पैडी फील्ड, तो उसमें फसल लगी हुई है, वो क्या है? खेत है, क्षेत्र है, फील्ड है। तो वहां पे फील्ड से कंसर्न होता है, हमारा मतलब होता है एरिया से। यहां जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, लाइक यू हैव स्टडीड ग्रेविटेशनल फील्ड इन क्लास 11। तो जहां कहीं भी इस तरह आगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जहां कहीं भी फील्ड की बात आएगी, तो आपके दिमाग में बच्चों एक रीजन आना चाहिए, एक वॉल्यूम आना चाहिए, एक स्पेस आना चाहिए, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। इट इज अ काइंड ऑफ रीजन इन विच इफ सम चार्ज enters, it experiences electrostatic force, that is Coulomb force, which we have already studied. तो आपको तो पता है कि किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगाता है? अनदर चार्ज लगाता है। इसका मतलब मान लो ये कोई वॉल्यूम है, कोई रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो फील्ड है ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव है। मींस इसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है से क्या सिग्निफिकेंस है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि अगर यहां कोई चार्ज जाता है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। इट विल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी काइंड ऑफ फोर्स विच इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज नॉट नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विच इज नॉट बॉयंट फोर्स, विच इज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स जो क्लास 11th में हमने नहीं पढ़ा था। इलास्टिक फोर्स या वॉट एवर, जो भी काइंड ऑफ फोर्स आपने पढ़े क्लास 11th में, उससे अलग यहाँ एक फोर्स लगेगा, जो कि है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपने पहले इसे पढ़ा है इस चैप्टर। तो इस पूरे रीजन को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर तुमने तो पढ़ा है कि सर कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो किसी और चार्ज की वजह से लगता है। तो यहां ये रीजन जो है इलेक्ट्रिकली एक्टिव, या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, कब डेवलप होगी, कब जनरेट होगी, इसका मतलब जरूर सराउंडिंग में कोई सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ बच्चों? सोर्स चार्ज, ध्यान देना, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज के लेक्चर के लिए। सोर्स चार्ज क्या होगा? सोर्स चार्ज होगा द चार्ज विच creates, which develops this property in this region. Which property? The electrical property, that any other charge if enters into the region, that charge experiences some electrostatic force. So that property is created or developed or produced by source charge. So source charge means it produces what? Produces electric field. So electric field क्या है? Any field which has a property that if any other or any charge enters into that region, region और field एक ही बात है, it experiences some electrostatic force. So if we are to suppose to write the definition of electric field, it will be any field in which if a charge enters
it experiences इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पता चलेगा सर? तो बस जो पता है वो वाला फोर्स नहीं होगा, ये कोई और फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है। तो यहां लिख सकते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो एक रीजन है, आगे सब बताया जाएगा। अगर अपने मन से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपने रीडिंग ले लिया है किसी बुक से, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप वेक्टर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वो आगे आने जा रहा है। तो अभी जो बता रहा हूं एकदम बिल्कुल डिट्टो समझने की कोशिश करिए, सीधे सीधे एज इट इज लीजिए, जैसा बोल रहा हूं वैसा इसको एक्सेप्ट करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फील्ड जिसमें कोई चार्ज जाने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, वो फील्ड क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टी इस फील्ड में आई है, तो सम चार्ज हैज प्रोड्यूस्ड दैट प्रॉपर्टी एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? सोर्स चार्ज। जो यहां बताया मैंने आपको कि यही सोर्स चार्ज ही क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी न किसी सोर्स की वजह से है। जैसे यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैं पेन छोड़ूंगा तो नीचे चला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। तो ये किसका ग्रेविटेशनल फील्ड है? अर्थ का। बहुत डोमिनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है वो। ग्रेविटेशनल फील्ड तो मेरा भी है, आपका भी है, इस पेन का खुद का भी है, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे इनकी कोई औकात नहीं है। तो इसलिए और इसको अपनी तरफ पुल कर ले रहा है, ये अर्थ को नहीं पुल कर पा रहा है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। फोर्स तो दोनों एक दूसरे बराबर लगा रहे हैं। ये अर्थ है, और ये इसलिए अर्थ और पेन का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट है। जैसा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे वहां ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, ये अर्थ ने पेन पे फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स पेन ने अर्थ पे लगाया, अर्थ के सेंटर पे। लेकिन अर्थ का एक्सेलेरेशन हुआ दिस फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, और पेन का एक्सेलेरेशन हुआ दिस फोर्स अपॉन मास ऑफ पेन। अब मास ऑफ पेन बहुत कम है, तो ये इसका वैल्यू जी हो जाता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं। और ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स की क्या ही औकात है, और ये मास तो बहुत ज्यादा है। तो बच्चों, यहां देखिए जरा, अब ये सोर्स चार्ज आप समझ गए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन मैं आपको यहां बताता हूं। टेस्ट चार्ज देखिए क्या होता है। टेस्ट चार्ज होता है, ध्यान से डेफिनेशन रट लेना टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज होता है स्मॉल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, यानी बच्चों स्मॉल इसलिए, यानी ये जो, अगर मान लो मैं इसको कहूं टेस्ट चार्ज मेरा है क्यू नॉट, सो दिस क्यू नॉट का जो अमाउंट होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। स्मॉल, स्मॉल मीन्स, अब स्मॉल का तो कोई लिमिट, कोई उसका रूल नहीं है कि इतना स्मॉल होना चाहिए। लेकिन मान लो यहाँ 100 कूलम का चार्ज रखा है, और इसकी वजह से अभी हम कुछ बता रहे हैं आपको, अभी कहीं पहुंचेंगे तब आपको ये बात स्मॉल वाली समझ में आएगी। फिलहाल आप इसको एज इट इज यहाँ पे ध्यान रखिए। स्मॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। और ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। स्मॉल होना चाहिए, पॉइंट मतलब ऐसा ऐसा चार्ज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, किसी वॉल्यूम में नहीं होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए, किसी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात कि सोर्स चार्ज का तो सर सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, लेकिन टेस्ट चार्ज आप क्यों बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आएगा। बच्चों, यहां हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ। अब देखो, मैंने कहा ये रीजन है, एक वॉल्यूम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कोई चार्ज जाएगा तो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज यहां लेके जाए क्यू, इस जगह पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हो सकता है उससे ज्यादा फोर्स यहां पे एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो यहां अगर ए पे फोर्स कम लग रहा है इस पॉइंट चार्ज पे, और बी पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, और ध्यान रखना यहां मैं नहीं कह रहा हूं ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन है पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली आपको चिपका के रखना है। टेस्ट चार्ज टेस्टिंग के लिए जो लेना है, अब वो क्या टेस्ट करना है वो भी बताते हैं। यहां पे कोई भी चार्ज हो सकता है, तो अब वो यहां पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर यहां बी पे उससे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस पूरे रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी पे ज्यादा है और ए पे कम है। यानी बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है और ए पे कम ताकतवर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे इसको डिफाइन किया गया है, जरा ये समझते हैं बच्चों। देखो, यहां मान लो कोई सोर्स चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी चार्ज की वजह से ये भारी भरकम एक चार्ज बोरे में कस के किसी बैग में फिल करके और उसको एक जगह पे रख दिया है, ये सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से मान लो मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो कैसे बताएंगे, यानी वी नीड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकतवर कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द सोर्स चार्ज जो यहां तुम्हें दिख रहा है, राइट, ड्यू टू द सोर्स चार्ज। अब देखो बच्चों, कैसे बताएंगे, इसी के लिए जरूरत पड़ी है टेस्ट चार्ज की। फिलहाल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो स्ट्रेंथ में बोल रहा हूं, इसको जरा समझते हैं और तब यहां आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, वो स्केलर क्वांटिटी, वो तो एक रीजन है, वो तो एक क्षेत्र है, तो एक वॉल्यूम है, स्पेस है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इफ इट इज अ क्वांटिटी, how is it measured or how is it defined, let us see. Also it is defined due to some source charge at some point। बच्चों, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात होगी, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी न किसी सोर्स चार्ज की वजह से है। तो यहां जो है, अब जैसे तुम, अगर मैं तुमसे प्रश्न करूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तुम कहोगे, या मैं कहूं क्या है, कहोगे ये सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम कहे बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि उसके पास तो मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कितना है, डायरेक्शन भी है, तो कितना है, किस डायरेक्शन में। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं कि कितना है, हाउ मच इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू विल आस्क मी टू क्वेश्चंस। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज, सर ड्यू टू विच सोर्स चार्ज, किस सोर्स चार्ज की वजह से बताऊं, एंड किस पॉइंट पे बताऊं, किस चार्ज की वजह से बताऊं और किस पॉइंट पे बताऊं। तो मैं कहूंगा इस चार्ज की वजह से बताओ और इस पॉइंट पे बताओ। तो वो कैसे डिफाइंड है, अब वो तरीका समझो। तो एट एनी पॉइंट
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, बस यही इतना लिखना है, उसका तो खाली क्वेश्चंस करने हैं। सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से देखना, लिखना ध्यान से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ध्यान से समझिए भाई, यानी ये बताओ कि अगर मान लो मैंने यहां कोई सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज है मतलब ये किसी बोरे में हो सकता है, किसी एरिया पे हो सकता है, कोई चार्ज वाली रॉड हो सकती है, रॉड पे पूरा चार्ज फैलाया हुआ हो सकता है, या एक पॉइंट चार्ज हो सकता है, या 10 पॉइंट चार्जेज हो सकते हैं इसमें, ऐसे यहां पे रखा हुआ है। यानी ये कंबाइंड पूरा एक सिस्टम है चार्ज का, यहाँ है। ये सिंगल 1 पॉइंट चार्ज हो सकता है, कई तरह के चार्जेज हो सकते हैं। आगे बताऊंगा कि चार्ज दो तरह का होता है, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिस्क्रीट यानी पॉइंट पॉइंट पॉइंट, या फिर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फिर 3 तरह से हो सकता है, लाइन पे फैलाया जा सकता है, सरफेस पे फैलाया जा सकता है, या फिर वॉल्यूम में रखा जा सकता है, वॉल्यूम में फैलाया जा सकता है। तो वो आने दीजिए अपने सीक्वेंस में। फिलहाल यहाँ पे किसी जो भी आपके दिमाग में इमेज बन रही है कि चार्ज ऐसे रख दिया, बस वैसे समझिए रख दिया गया, और इस चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? डेफिनेशन कहती है कि एट एनी पॉइंट, एनी एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट। तो विच पॉइंट इज हियर? हियर इज विच पॉइंट? विच पॉइंट? पी पॉइंट। हमें किस पॉइंट पे निकालना है? पी पॉइंट पे। ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज भी आपके सामने दिया हुआ है, सोर्स चार्ज is defined as the electrostatic force per unit positive charge placed at that point। यानी आप इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, पॉइंट पे तो पॉइंट चार्ज रखना कहना जरूरी नहीं है, पॉइंट पे तो पॉइंट ही चार्ज रखोगे ना, पॉइंट पे चार्ज फैला के तो रख ही नहीं पाओगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, उस पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वही पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सोर्स चार्ज के द्वारा, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। अब एक बात बताओ, ऐसी डेफिनेशन तो तुम रोज एनकाउंटर करते हो यार। कौन तो कह रहा है बड़ी टेढ़ी डेफिनेशन है? बिल्कुल टेढ़ी नहीं है। ये बताओ, तुम दुकान पे चीनी खरीदने जाते हो, मैं कहूं चीनी का रेट बताओ, ओके सर 40 रुपए किलो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं एक्चुअल, 40 रुपए किलो। इट मीन्स कि आप पर केजी का कॉस्ट बता रहे हो ना, कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट ऑफ 5 kg क्या होगा? 200। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या होगा? 40 रुपीज। तो ये बताइए, कॉस्ट ऑफ 1 kg बताने के लिए क्या 1 किलो ही खरीदना जरूरी है? आप 100 ग्राम खरीद सकते हो, यानी 0.1 kg खरीदा आपने, 4 रुपए का मिला, और 4 रुपए को आपने 0.1 से डिवाइड कर दिया, 40 रुपीज आ गया, आपको पता चल गया पर केजी। बस इसी के लिए टेस्ट चार्ज बनाया कि यहां आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट चार्ज लेके आइए अपना कोई भी, दैट में बी 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। अब मैं यहाँ स्मॉल का भी मतलब बताऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ। ये देखो स्मॉल पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो तुम भूल जाओ मुझे याद रहेगा, और तुम भूल भी जाओगे क्योंकि तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें कैसे पता क्या क्या जानना है। लेकिन बहुत सही जगह पे हो, मुझे हर की छोटी छोटी ध्यान रहती है पढ़ाते समय। बच्चों, यहां मैंने अपना टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज। अब ये बताओ कि ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा। और अगर वो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मान लो बाय द वे वो फोर्स है कैपिटल एफ वेक्टर, फोर्स तो वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वेक्टर होता है, फोर्स लगाया एफ। तो ये बताइए यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
अब देखो, जब हमें पता चल ही चुका है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यों ना उसको कोई नोटेशन दे दिया जाए, लाइक वेलोसिटी को वी वेक्टर कहते हैं, मास को एम कहते हैं, मास जो कि स्केलर है एम कहते हैं, फोर्स वेक्टर को हम एफ वेक्टर लिख रहे हैं, तो क्यों ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कोई ऐसा नोटेशन, कोई सिंबल बना लिया जाए। तो बना लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द सोर्स चार्ज, द सोर्स चार्ज मैंने जिसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, ड्यू टू द सोर्स चार्ज ई वेक्टर इज इक्वल टू दिस एफ। ये फोर्स लगा है कितने पे, क्यू नॉट पे, और तुम्हें किस पे चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे चाहिए। तो यूनिट पे के लिए क्या करोगे, 5 किलो चीनी खरीदा, 200 रुपए दिए, तो 1 किलो के लिए कितना दिए होते, 200 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ एफ को क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे। ई वेक्टर, यही नोटेशन बनाया हमने किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया करेंगे। फोर्स, अब एचसी वर्मा वाली किताब पढ़ोगे, तो जो मैंने तुम्हें 20 मिनट में समझाया है, वो एचसी वर्मा वाली किताब में एक लाइन में, छोटी सी लाइन में लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जय हिंद, जय भारत, बात खत्म, बात खत्म। यहां यह पता चल रहा है कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, और इस तरह से डिफाइन किया गया है। हमने पहले जाना सोर्स चार्ज, फिर जाना टेस्ट चार्ज, और फिर हम निकाल पाए कि सोर्स चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है स्मॉल, क्यों क्यों इसको स्मॉल रखा, बेटा जब इसकी वजह से यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो, और मान लो ये है, मान लो 100 कूलम, और ये लेके तुम आ गए, ये आ गए 200 कूलम, बेटा अब क्या होगा जान रहे हो, अब इसको ये इस पे फोर्स लगाएगा, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, तो बेटा इसको क्या करेगा वो, भाई ये पता चला ये निकल लिया, ये तो निकल ले, कोई दिक्कत नहीं है, निकल लिया मतलब इधर एक्सेलरेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया ना, ये इसको ढकेल दिया वो, तो तुम कहोगे ढकेला तो ये भी जाएगा सर, अरे भाई ये अगर ढकेल दिया जाएगा, ये अगर इधर मूव कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस रखा तुमने, फोर्स लगा, एक्सेलरेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो फोर्स निकालने से मतलब था। लेकिन तुमने तो सिस्टम ही बिगाड़ दिया, अगर ये छोटा नहीं रखोगे तो इसका तो सिस्टम ही बिगाड़ दिए। इसलिए टेस्ट चार्ज को क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज को छोटा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज को छोटा होना चाहिए, अमाउंट उसका, ताकि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। यानी अगर ये 100 कूलम है तो इसको कोशिश करो कि 0.5 कूलम रखो, 1 कूलम रखो, यहां तक चल जाएगा, और छोटा रखो 0.004 कूलम रखो, और अच्छा है, और तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें फोर्स ही तो निकालना पर यूनिट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों रखते हैं, टेस्ट चार्ज इज केप्ट स्मॉल बिकॉज टेस्ट चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज का रीजन क्या है कि भाई इट शुड नॉट डिस्टर्ब सोर्स चार्ज इन एनी वे, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एक बात बता दूं, मान लो इसके जो अंदर के चार्जेज, अगर मान लो समाउ तुम इसको पकड़ के रख लिए, तो इसके अंदर के चार्जेस को भी तो इधर उधर ढकेल देगा वो, कोई चार्ज कहीं चला जाएगा, कोई चार्ज बोरे के अंदर ही है लेकिन अंदर इधर उधर हो जाएंगे, तो सोर्स चार्ज का नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए हमें टेस्ट चार्ज को क्या रखना है, स्मॉल। तो टेस्ट चार्ज की बेटा डेफिनेशन क्या है, स्मॉल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज शुड नेवर बी नेगेटिव, राइट। अब देखो, तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा एसआई यूनिट बता दो। तो फोर्स का पता ही है, फोर्स का क्या होता है बताओ, फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है बताओ, कूलम। तो क्या बन गया बताओ जरा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एसआई यूनिट इसका क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, बस इतना ही। आगे एक और यूनिट मिलेगी, वोल्ट पर मीटर, लेकिन अभी तो वो सब कुछ पता ही नहीं हम लोग, न्यूटन पर कूलम। और ये कितना, ये रटना पड़ेगा क्या यूनिट, कितना बढ़िया डेफिनेशन तुमने सीखी है। थोड़ा कम समझ में आए तो 3 बार देखो, क्रिस्टल क्लियर कर लो, तब आगे बढ़ो।
चलिए अब आ जाइए वापस जो है इस जगह पे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, आगे यही तुम्हारे साथ रहेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने बताई, इलेक्ट्रिक, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो क्या बताओगे? डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताओगे? बताओ। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी रेज टू पावर -2। चार्ज का क्या होता है? करंट इनटू टाइम। क्या बन गया बताओ? एम एल टी -3 आई -1। जय हिंद जय भारत। बना नहीं बना? ये डायमेंशन को इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल ये बताइए कि अच्छा मैं ये बता रहा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हारे साथ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई वो कहीं यूज होनी ही नहीं है। मैंने कहीं समझ होनी चाहिए, अरे बेहद जरूरी है, उसी से तो फील आता है, लेकिन वो कहीं उस डेफिनेशन को कहीं आप यूज नहीं करने जा रहे हैं। जब डेफिनेशन को कहीं यूज नहीं करने जा रहे हैं तो करते क्या है हम लोग कि कन्वेंशन बना लिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने में लिखने में बार बार हैवी सा लग रहा है, तो उसको थोड़ा काम को छोटा करने के लिए क्या बोल देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और समझेंगे क्या? समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अब आगे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, जिसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और जिसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। उस पॉइंट पे कि जैसे मान लो, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कि मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, या अब मैं कह सकता हूं सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो तुम यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखोगे, जितना फोर्स ये लगाएगा उस पर, वही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर 1 कूलम तो फिर टेस्ट चार्ज क्यों ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि 1 कूलम का चार्ज भी कभी कभी सोर्स चार्ज के लिए बड़ा चार्ज हो जाता है। हमें रखना है छोटा चार्ज, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से भी बहुत छोटा रहे। टेस्ट चार्ज, अरे भाई चीनी खरीदने गए, 1 किलो ना खरीद के तुम अगर 10 ग्राम भी खरीदोगे तो यूनिटरी मेथड तुम्हें आता है, तुम 1 किलो का दाम निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे। इसीलिए हम टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, स्मॉल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा अगर वहां यूनिट चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगता। स्मॉल रखा ताकि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। बात समझ आई? आओ, अब बच्चों बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितने तरह का होता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 तरह का होता है, यहां समझाओ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि पॉइंट चार्ज, यहां एक पॉइंट चार्ज, यहां एक पॉइंट चार्ज, यहां एक पॉइंट चार्ज, यहां एक पॉइंट चार्ज, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हमने फैला दिए अलग अलग जगह पे, एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। इसमें 1 पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 करोड़, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग है, डिस्क्रीट चार्ज। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेज एक दूसरे से सटा के रखे गए होते हैं, मतलब एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअसली प्लेस्ड होते हैं। यही अगर पॉइंट, ये बताओ अगर मान लो एक रॉड है और इसमें मैं चार्ज कॉन्टिन्यूअसली फैला दूं तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये नहीं कि यहाँ एक चार्ज है और यहाँ एक चार्ज, अगर ये मान लो नॉन कंडक्टिंग है और यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, तो जो जहाँ नॉन कंडक्टर तुम्हें पता है, बताया गया है, जहाँ छोड़ेंगे वहीं रहेगा, तो जहाँ छोड़ेंगे वहीं रहेगा, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर एक यहाँ अगर सटा के हम चार्ज रखेंगे, बिल्कुल एक दूसरे में टच होते हुए, तो वो कंटिन्यूअसली प्लेस्ड हो जाएंगे, उसको कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एरिया, यहाँ तो एक लाइन में फैलाया है, तो इसको कहते हैं, लाइन में फैलाया है तो यह है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज को हम कंटिन्यूअसली प्लेस्ड होना चाहिए, एक दूसरे से कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, और वो एक लाइन में अगर फैला हुआ है चार्ज, तो दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो एक एरिया पे फैला हुआ है, मान लो छत के ऊपर जैसे तुम गेहूं फैलाते हो सूखने के लिए, या देखा हो कभी मम्मी को फैलाते हुए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर बोरे में गेहूं भर दिया गया, एक बैग के अंदर गेहूं को भर दिया गया है, ठूस ठूस के भर दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए तीनों से कंसर्न तीन टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा लेमडा, एक टर्म है, लेमडा क्या है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी तो आप अभी भी वही कहेंगे, डेंसिटी बोले तो जो हम आप जान रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज की अपनी डेंसिटी होगी, जैसे मास की डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी भी यहां देखो है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो जैसे हम अगर मास की बात करें, तो आपने ग्रेविटेशन में भी ये तीनों चीजें पढ़ी होंगी। मास का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होता है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप सिर्फ डेंसिटी नहीं कहेंगे, या चार्ज डेंसिटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ डेंसिटी कहेंगे तो सामने वाला वही मास डेंसिटी समझेगा, वही वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए आप ये तीनों टर्म को स्पेसिफिकली आपको बोलना होगा जब भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या समझ में आया बच्चों, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा हुआ है, तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज। तीन पॉइंट चार्ज अलग अलग रखे हुए हैं, डिस्क्रीट चार्ज। चार छह रखे हुए हैं एक हेक्सागन के छह कॉर्नर्स पे, आठ रखे हुए हैं एक क्यूब के कॉर्नर्स पे। ये सब क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं एडवांस में। तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर एक रॉड के ऊपर चार्ज फैला दिया गया कंटिन्यूअसली, तो वो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक सरफेस के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर चार्ज फैला दिया गया है, एक शीट के ऊपर चार्ज फैला दिया गया, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एक किसी स्फीयर के अंदर चार्ज भर दिया गया है, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मेरे पढ़ाने में सबसे, या किसी के भी पढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में हम चीजों को सीख रहे हैं। तभी हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, जब सीक्वेंस सही होता है। तो जिस सीक्वेंस में आपको मैं दे रहा हूं चीजें, आप बुक पढ़ने के लिए फ्री हैं, एचसी वर्मा वाली बुक खुद से भी पढ़ने के लिए फ्री हैं। आपको कुछ भी उसमें मतलब उसकी थियरी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं या एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे, लेकिन मेरे पढ़ा देने के बाद, ताकि आपका सीक्वेंस बिगड़े नहीं। समझ रहे हैं, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जैसा दिया जा रहा है वैसा आप उसको अडॉप्ट करिए। देखिए अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज,
पॉइंट चार्ज, अब एक पॉइंट चार्ज हम पढ़ लेंगे, तब डिस्क्रीट चार्ज में पॉइंट चार्ज की संख्या बढ़ाएंगे, 2 पॉइंट चार्ज करेंगे, 3 पॉइंट चार्ज करेंगे, 4 पॉइंट चार्ज करेंगे, 6 पॉइंट चार्ज करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन पहले एक पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब तुम्हें बताना है, मान लो ये पॉइंट चार्ज Q है और इसकी वजह से इस पॉइंट P पर तुम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओगे, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे पॉइंट P पर। हाँ, ये पोजीशन बता दूं मैं, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट P की पोजीशन है R वेक्टर, राइट। ये क्वेश्चन आपका है, ये मतलब समस्या आपके सामने। आइए देखते हैं साथ में क्या बताया गया है। ये Q है, ये पोजीशन वेक्टर R है, यहां पे पॉइंट P है, यहां पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा अमाउंट का होगा, पॉजिटिव होगा, पॉइंट चार्ज होगा। अब बच्चों हम निकालेंगे कि इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा है, जरा बताना कितना फोर्स लगाएगा। एफ क्यू नॉट क्यू, देखो कितना इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, कूलम्स लॉ आ गया ना वेक्टर फॉर्म, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, या छोड़ो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बाद में करते हैं, कुछ लोगों को टफ लग सकता है। एफ क्यू नॉट क्यू बताओ, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू, दिस इज टेस्ट चार्ज, सॉरी दिस इज सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू क्या होगा बताओ, के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तुम्हें पता है कि अगर मैं ऐसे मॉड ना लगाऊं तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ऊपर एरो ना लगा तो मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड है तो क्यू नॉट तो पॉजिटिव है, क्यू के तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू के बारे में तुम्हें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये हुआ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। अब बताओ जरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एंड दैट डिवाइडेड बाई, मैग्नीट्यूड चाहिए ना सिर्फ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट डिवाइडेड बाई व्हाट, क्यू नॉट। यही तो है डेफिनेशन। तो ये कितना आता है यहां पे बताना, के क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, के मॉड क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, यानी इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू है और यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो होगा के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना ही समझ में आया बिना डायरेक्शन के। अगर मैं डायरेक्शन लेता तब देखो, तब ज्यादा मजा आता। ये क्यू है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो फोर्स दिखाना होगा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने बोला था तुम्हें कि दोनों को पॉजिटिव मान के इधर कर लो, तो फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू, मान लो कि पॉजिटिव है इधर है, अगर नहीं आएगा तो निगेटिव आ जाएगा इसका वैल्यू। अगर ये इधर नहीं होगा, कब इधर नहीं होगा जरा बताना जरा। क्यू जो है, पॉइंट चार्ज जो ये क्यू है, ये अगर पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये निगेटिव होगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा। यानी अगर ये पॉजिटिव होगा, हाँ हाँ, क्या अच्छी बात समझ में आ रही है। अगर ये पॉजिटिव होगा यानी सोर्स चार्ज, दिस सोर्स चार्ज, ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज बच्चों पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी ये फोर्स जो है जिसको अभी हम क्यू नॉट से डिवाइड करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करने जा रहा हूं मैं, एफ क्यू नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, यहाँ मॉड नहीं लगाना रहता वेक्टर फॉर्म में, यही तो अच्छी बात है। और यहाँ पे लिखेंगे हम आर कैप, यही तो लिखते हैं। आर कैप को क्या लिखते हो बताओ, आर कैप को लिखते हो आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर, अपॉन आर, और यहाँ पे आर स्क्वायर। ये फोर्स, फोर्स वाला हो गया, फोर्स हो गया ये पूरा आर स्क्वायर, ये अनडिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा जरा बताना, बचेगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। यानी अगर मैं इस जगह पे, ये क्यू है, यहां से आर पे यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखूं, सो दैट विल बी के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। या इससे पहले वाला एक्सप्रेशन देख लो जरा, इससे पहले वाला क्या बनेगा, अगर इसको क्यू नॉट से डिवाइड करें, मैंने यहां से क्यू नॉट तो कट गया, देखो
तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, और ये क्या है आर कैप, तो तुम्हारा ये बनेगा के क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इसी को लिखोगे। बच्चों ये जेई मेन का एज इट इज क्वेश्चन है, कम से कम नहीं तो ये 4 बार आ चुका है। के क्यू अपॉन आर क्यूब और इंटू आर वेक्टर, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब वेक्टर तुम्हें आता है, तो वेक्टर में देखो, अगर के छोड़ो, कोई और कांस्टेंट लेते हैं, के से कंफ्यूज करोगे, इसका 1/4 पाई समझोगे। कोई कांस्टेंट मान लो मैं ले लेता हूं सी, सी इंटू मान लो ए वेक्टर, या सी भी हटाओ, कोई और कांस्टेंट लेते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं मान लो एक्स इंटू ए वेक्टर। तो बच्चों ये जो वेक्टर है ये भी एक नया वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, x का वैल्यू 2 हो सकता है। अगर 2a वेक्टर है तो 2a वेक्टर इज अलोंग a वेक्टर ओनली एंड ट्वाइस ऑफ a, 2 गुना। 3a वेक्टर इज 3 गुना। लेकिन अगर -2a वेक्टर कहोगे तो क्या होगा, -2a वेक्टर इज ए वेक्टर का क्या, 2 गुना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की दिशा में। यानी इसमें दिस वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर इफ x इज पॉजिटिव, and this vector is opposite to a vector if x is negative, right? तो यहां पे भी जरा बताना, इस जगह पे बताना जरा, इस जगह पे क्या बनता है, इस जगह पे बनता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर इफ दिस क्यू, यही तो है, ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो इफ क्यू इज पॉजिटिव and E vector is opposite to Q if opposite to R vector if Q is negative, if Q is negative। अब इतनी बात आपके नोट करने वाली है, ये सारी की सारी बातें जो भी बोर्ड पे लिखा है प्लीज इसको नोट डाउन करिए। ये आपका Q है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं नहीं बोलूंगा, कई बार बोल चुका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखिए अब क्या है बच्चों कि यहां देखो जरा, कि अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे आर वेक्टर पे, डिस्टेंस पे, इस पोजीशन पे, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तुम कुछ नहीं करोगे, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लिख दोगे। जय हिंद जय भारत, ठीक है, सही है। अब मैं कहूं कि मैं यहां टेस्ट चार्ज नहीं रखता हूं, मैं यहां एक दूसरा चार्ज रखता हूं क्यू डैश, इस पे फोर्स बताइए, क्या बताइए, फोर्स बताइए। ठीक है, तो एक बात बताओ जरा, इसका आंसर करने के लिए एक बात देखना, पहले इसको समझो, देखो प्यार से समझो एकदम। देखो मान लो किसी पॉइंट पे, अब हम उल्टा चल रहे हैं। अच्छा एक बात है, यहां मैग्नीट्यूड जरा बता देना। मैग्नीट्यूड ये पूरा समरी है, ये समरी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछूं तो क्या कहोगे, क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कह दोगे। तुम्हें पता है कि इसको हम एक चीज और लिख सकते थे, पहले वही लिखना चाहिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, सब लिखा हुआ है। यहां देखो, यहां ये लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से याद रखना। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और इसी को मैं लिख सकता हूं के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, राइट। वही चीज मैंने दोबारा से यहां लिखी है। अब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैग्नीट्यूड की, गलत सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो कि हाँ लिख के क्यू अपन, बच्चे क्या याद कर लेते हैं, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि क्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अगर सवाल सॉल्व करने हैं मेरे साथ तो बहुत अलर्ट होकर चीजों को सीखना है, लेथार्जिक होके नहीं कि लेटे हुए हैं और मोबाइल ऐसे करके वीडियो देख रहे हैं, नहीं समझ में आएगी फिर चीजें। कोशिश करिए चेयर पे बैठ के आप वीडियो देखा करिए और कॉपी पेन लेके देखिए। तो के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखना ही है, बड़ा शौक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए। बेटा इसकी जरूरत कम पड़ेगी, इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी।
तो अगर मान लो, पहले इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो यहाँ 3 कूलम का चार्ज है और मैं कहूँ यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब मैं देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल के इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। तो क्या कहोगे? कहोगे सर ये पॉजिटिव है इसलिए इधर होगी। और ये बात तो बताया ना मैंने, ये बात बताया ना मैंने। ये देखो यहाँ पे, इससे क्या निष्कर्ष निकला था? इससे निष्कर्ष ये निकला था बेटा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से किसी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, यानी इफ Q इज पॉजिटिव, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट। क्या प्यार से चीज सिखा रहा हूं देखो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज is away from it if it is positive, और दूसरा towards it if it is negative। यानी अगर Q पॉजिटिव है तो उससे दूर की ओर, और Q निगेटिव है तो उसकी ओर। और इसमें कोई गुंजाइश नहीं सबकी कि भाई यहाँ पे पॉइंट P है तो दूर की ओर का मतलब क्या? दूर की ओर क्या इसको कहते हैं? नहीं, दूर का मतलब along line joining the two source charge and this point, तो इसको कहेंगे दूर की ओर और इसको कहेंगे उसकी ओर। तो अगर ये पॉजिटिव है, पहली बार चीजें सीख रहे हो, बहुत प्यार से सीखो। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की ओर ऐसे होगी। अगर ये निगेटिव है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास की ओर इधर की ओर होगी, ऐसे होगी। ये सब नोट करते चलिएगा। अब देखिए, मैग्नीट्यूड की बात आएगी के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक और बात पे चलते हैं अब, जो मैं यहां बताने जा रहा था। एक बात ये बताओ कि अगर मान लो बेटा कि अगर यहाँ 3 कूलम चार्ज है और मैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ तुमसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूँ, मैग्नीट्यूड, तो कहोगे के और 3 और अपॉन एसआई में, एसआई यूनिट में के होता है 9 × 10⁹ और अपॉन 2 का क्या? स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा अगर -3 कूलम है तो उसी 2 मीटर की दूरी पे पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओगे? कि क्या -3 लिख दोगे क्या? नहीं, अभी भी हम 3 लिखेंगे बेटा, अनडिवाइडेड बाई क्या? 2 का स्क्वायर। और बेटा एक और चीज ध्यान देने वाली है, क्या यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये इतना ही होगा लेकिन दूर की ओर, और यहाँ पे इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा लेकिन पास की ओर, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आहा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीख लिया है। एक चीज और आपको सीखना है। क्या? एक बात बताओ कि अगर मान लो इस जगह पे मैं कहूं कि इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E वेक्टर है। और यहां पे मैं Q चार्ज प्लेस करता हूं। क्या बात है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब क्या है कि अगर इस जगह पे एक यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यानी 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, तो जो फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये है यहां पे इस दिशा में ई वेक्टर कितना है? ये है 10 न्यूटन पर कूलम। यानी अगर 1 कूलम का चार्ज पॉइंट पी पर रखोगे, 1 कूलम का चार्ज पॉइंट पी पर रखोगे तो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस दिशा में। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं आज के लिए, जो सीधे क्वेश्चंस में यूज होनी है। इंपॉर्टेंट तो सब था, डेरिवेशंस भी थी, लेकिन अब सीधे आ रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये बताइए, अगर यहां 1 कूलम चार्ज रखोगे, पॉइंट पी पे 1 कूलम चार्ज रखोगे, तो फोर्स लगेगा कितना? 10 न्यूटन का। ऐसा इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से जो दी गई है उससे पता चलता है। लेकिन अगर बेटा इस पॉइंट पी पे तुम -1 कूलम का चार्ज रख दोगे, तब बताओ उस पे फोर्स कितना और किधर लगेगा? -1 कूलम। -1 कूलम रख दिया, आप बताओ किधर लगेगा?
कहोगे सर टेस्ट चार्ज में तो सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं, -1 क्यों रख रहे हैं? अरे टेस्ट चार्ज तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए था। नाउ वी हैव फाउंड दैट कि अगर वहां +1 कूलम रखोगे तो इतना, अरे यार कोई सोर्स चार्ज ही तो फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स ही है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कोई सोर्स चार्ज ही तो फोर्स लगा रहा है। तो सोर्स चार्ज अगर 1 कूलम पे 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो -1 कूलम पे सोचो जरा किधर और कितना लगाएगा। कितना सिंपल है। -1 कूलम पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा और उतना ही लगाएगा। अगर मैं यहां 2 कूलम रख देता तो क्या हो जाता? यूनिटरी मेथड से बताओ क्या हो जाता? भाई ठीक है, तब 10 नहीं लगा के क्या लगाता? 20 न्यूटन लगाता, उसी डायरेक्शन में लगाता। अगर मैं कंक्लूजन लिखूं तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और अगर वहां पॉइंट चार्ज क्यू रखते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा बेटा, दैट विल बी क्यू इनटू ई वेक्टर। सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास एंड फॉर फर्दर क्लासेस। ये कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा, हमेशा चिपक के रहेगा। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए बना हुआ है आपके साथ, वैसे ही क्यू इंटू ई बना रहेगा हमेशा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, देन अगेन मॉडर्न फिजिक्स में। क्यू इंटू ई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए बहुत ध्यान से चीजें समझाई जा रही हैं, बहुत प्यार से समझाई जा रही हैं, यूज तो फटाफट करना है। तो क्यू इंटू ई, अब तुम सोचो जरा, यहां जो तुम्हें पहले मैंने एग्जांपल दिया, बाद में कंक्लूजन लिख रहा हूं इसलिए कि तुम्हें यह ना लगे कि ये चीजें तुम रट रहे हो, तुमने पहले ही समझ रखी है। तो Q, अगर Q पॉजिटिव होगा, यानी इफ Q इज पॉजिटिव, तो Q इंटू ई जो है ये वेक्टर है, ये E के अलोंग होगा। यहां देख लो, 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव है, उधर ही लग रहा है, 2 कूलम चार्ज पॉजिटिव है, उधर ही लग रहा है। क्यों ना लगे? डेफिनेशन यही है कि 1 कूलम पे जो फोर्स लगता है, 1 कूलम का पॉइंट चार्ज अगर वहां पे रखने पर जो फोर्स लगेगा, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज वहां रखने पे जो फोर्स लगेगा, यानी 1 कूलम का चार्ज रखने पे फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा क्यू ई पैरेलल टू ई, अगर क्यू पॉजिटिव है, एंड इफ क्यू इज निगेटिव बेटा, देन क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई इज अपोजिट टू क्या? ई। ई वेक्टर के अपोजिट लगेगा अगर क्यू क्या है? निगेटिव। तो जरा एक एग्जांपल देख लो, इसको अच्छे से पॉज करके जरा एक एग्जांपल करो, बताओ। मान लो मैं तुम्हें देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 20 न्यूटन पर कूलम along 30 degree east of north. Find electrostatic force on a point charge Q placed at that position, या placed at P, if Q is A 10 कूलम, B -7 कूलम। जय हिंद, जय भारत। जस्ट अपने पास से अभी के अभी ऐड किया एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ब्यूटीफुल। स्लाइड्स के क्वेश्चंस तो बहुत शानदार शानदार है, आगे करते हैं। बताओ फटाफट। बेटा देखो, 20 न्यूटन 20 न्यूटन पर कूलम है अलोंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आई बिलीव आपको पता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो जरा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, 20 न्यूटन पर कूलम इसका मैग्नीट्यूड है। अब अगर Q का वैल्यू अगर यहाँ 10 कूलम रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा? 10 कूलम रखोगे तो इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है।
तो उस पे कितना फोर्स है भाई? 1 कूलम रखते तो कितना लगता? इसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगता। तो 10 कूलम रखोगे तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? यानी सीधा आंसर लिखूं तो ए का आंसर क्यू इंटू ई, तो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन लगेगा एलॉन्ग क्या? वही 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बी का आंसर लिखवा दो चलो। -7 कूलम रखोगे, क्यू इंटू ई। -7 होता तो इधर लगता, -7 तो इधर लगेगा, कितना लगेगा? 140 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो अपोजिट में जाएगा बेटा तो ऐसे हो जाएगा, ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ब्यूटीफुल। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझाने में। नाउ कम्स principle of superposition, and then these questions. See the questions, just look at the questions, just look at the questions। ये देखिए, अब आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एंड ऑन। तो ये मेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये क्वेश्चंस करने हैं कुछ हम लोगों को, राइट। ये वही डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ चार्जेज रखे हैं और इसके बहुत सारे केसेस हम लोग डील करेंगे, एक्स वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं। बहुत अच्छे से जरा देखिएगा, आपको कई बार देखना पड़ेगा, यानी 2-3 बार तो मुझे सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि बातों को आपको ध्यान से सुनना है। आज के लेक्चर की बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस समझिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को बहुत बारीकी से समझना, और बाद में जो जम के प्रैक्टिस कराई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जरा उसको बहुत ध्यान से देखना खास करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।